नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हम लोगों ने 2019 के द्वितीय पेपर फर्स्ट पाली के सॉल्व किए थे। आज हम उसी शस्त्र में से कुछ हमारे क्वेश्चन जो रह गए थे, पहले शस्त्र में हमने 50 क्वेश्चन किए थे और इसमें ही मान के चलें कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, पर 10 नंबर का जो पैसेज आता है वो पैसेज नहीं कराते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही। तो 40 क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 51 कि अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं। जो अंधेरे में कविता है उसमें से रामविलास शर्मा ने कौन सी टिप्पणियां उस पर की हैं। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तारतम्य कैसे स्थापित करे। उसके बाद कवि जो है मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। आगे दो ऑप्शन है, उन्हें देखते हैं। आप दो ऑप्शन है हमारे कि मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद अतापीय है। उसके बाद डी है कि मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। तो इसमें से जो राइट आंसर है हमारा वो क्या होगा, पहला सही था और डी सही है। तो ए और डी किस ऑप्शन में है, ए और डी हमारे डी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्या पूछा है 52 नंबर क्वेश्चन में कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य प्रसंग में लिखी है। पंचवटी में, साकेत में, नहुस में या विष्णुप्रिया में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है, ये पंक्ति जो है वो किस रचना की है, काव्य ग्रंथ में है। तो ये है साकेत में। ये क्वेश्चन जो है हमारे नेट जेआरएफ एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भीष्म साहनी कृति तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है। विभाजन की त्रासदी पर, सामाजिक विषमता पर, स्त्री विमर्श पर, सांप्रदायिक विषेद पर। तो तमस उपन्यास है वो किन विषयों पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विषेद। तो इसका राइट आंसर होगा ए और डी। तो ये और डी हमारा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 54 नंबर क्वेश्चन में, पूछा है कि रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल जो है वो क्या है। सन 1965, सन 1977, सन 1982, सन 1972। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सन 1977। क्या हो जाएगा, सन 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। रामविलास शर्मा की अन्य आलोचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेमचंद्र 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृत 1949, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। ये जो हैं रामविलास शर्मा की आलोचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। और क्लास अगर ये शास्त्र आपके लिए यूजफुल है तो शेयर भी कर दिया करिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आना चाहिए परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु 2 ऑप्शन में है तो 2 कट जाते हैं। देखते हैं परीक्षा गुरु का जो समय है वो क्या है? 1882 है। उसके बाद है तमस। तमस का जो अगर इसमें देखें तो तमस है। तमस का जो समय है वो क्या है? 1973 है। और गोदान का जो समय है वो क्या है? 1936 है। तो आएगा गोदान 1936। फिर आएगा शेखर एक जीवनी जो है 1940 और पहला पार्ट इसका 40 में, दूसरा 44 में प्रकाशित हुआ। फिर है तमस। तमस का 1973। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? विकृत अव्यय, कारक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम में उपलब्ध है ये। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है वो कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य जो है वो क्या है? अंधेर नगरी नाटक है, अंधा युग है और जितने भी परीक्षा गुरु हैं इनका प्रकरण है, ये याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अरण्य, जंगल, बाजार, शमशान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य जो है वो क्या है? शमशान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देख लेते हैं। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी में राजा की मूर्खता किस विषय पर आधारित है वो बात कही गई है और अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। इसमें भारतेंदु के अन्य नाटक हैं जैसे वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति 1873 का है, विश्व विश्वमोधम 1876 का है, प्रेम जोगनी 1875 का है, चंद्रावली 1876 का है, भारत दुर्दशा 1880 है, नील देवी 1881 है, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप अपूर्ण नाटक है 1883 का। तो ये थे भारतेंदु के अन्य नाटक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, जेहि पंख के नियर होई कहे बिरहा के बात, सोई पंख जाई जरी तरिबरी होई निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की विशेषता क्या है? तो इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ऑप्शन देखते हैं, सॉरी।
ये जो पंक्ति दी गई थी इसके आधार में क्या है? इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है, कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा मापने में प्रवृत्ति है। इसमें बिरहा ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद और व्यंजना की गई है। इसमें संत्रास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी, कि इसमें संत्रास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना जो है वो नहीं हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। क्या पूछा है 59 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगरवधू। तो उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है, वो कौन सा है? टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते है किसकी रचना? ये है भगवती चरण वर्मा का। टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण हुआ है। उसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ये आत्मकथा नाम से है पर ये आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। पुनर्वा 1973 का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वैशाली की नगरवधू 1949 का है, चतुरसेन शास्त्री का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्या पूछा है 60 नंबर क्वेश्चन में कि आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा था? आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें, जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, जहाँ अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन करें, व्यंग्यार्थ का अभिव्यक्त करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 61 है कि धर्मवीर भारती के संबंध में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं, वे व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर कवि हैं, वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो धर्मवीर भारती के बारे में क्या सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं, ये गलत है। बाकी सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्या पूछा है 62 नंबर क्वेश्चन में? 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा है श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है। श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन जो हैं वो कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए और बी। ए और बी हमारा बी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। क्या पूछा है 63 नंबर क्वेश्चन में? 63 नंबर क्वेश्चन में है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर जो थे वो कौन थे? गिलक्राइस्ट, पिंकार्ट, विलियम जोन्स, ग्रियर्सन। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तान के प्रथम प्रोफेसर जो थे वो थे गिलक्राइस्ट। कौन थे? गिलक्राइस्ट। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? और फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? इसका समय भी याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 10 जुलाई सन 1800 को। किसके कौन गवर्नर जनरल थे जिनके काल में हुई थी? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। क्या पूछा है 64 नंबर क्वेश्चन में? कि निम्नलिखित में से इनमें से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? भूलने के विरुद्ध जीप पर सवार इल्लियां, अपनी अपनी बीमारी, निषाद, बांसुरी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीप पर सवार इल्लियां और अपनी अपनी बीमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से संवाद उत्पन्न हो गया? किसकी समीक्षा से संवाद उत्पन्न हुआ था जो उर्वशी पर लिखी गई? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, भागवत शरण उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा भागवत शरण उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 66 नंबर क्वेश्चन में? कि जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? नागार्जुन का, नरेश मेहता का, केदारनाथ अग्रवाल का, केदारनाथ सिंह का। तो जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? तो ये है केदारनाथ सिंह का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। केदारनाथ के अन्य कविता संग्रह हैं उन्हें भी देख लेते हैं, जैसे अभी बिल्कुल अभी, तलाश, ताय और साइकिल, यहाँ से देखो। ये जो है केदारनाथ सिंह के कविता संग्रह हैं। नागार्जुन के बारे में है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। इनका पहला साहित्यिक उपनाम था यात्री। इनको साहित्यिक उपनाम कौन सा था इनका? यात्री। संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी रचना है युगधारा, खिचड़ी बिमलन, देखा हमने, तुमने कहा था, भस्मांकुर, सतरंग, पंखों वाली आदि। उसके बाद है नरेश मेहता। नरेश मेहता के बारे में कुछ बिंदु हैं, जैसे ये दूसरे तार सप्तक के कवि थे। इनकी रचनाएं हैं बन पाई सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्या उत्सवा। देखो यहाँ पे था केदारनाथ सिंह और यहाँ पे है केदारनाथ अग्रवाल। तो ये जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं जैसे युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा और आत्मगंध, जमुना जल तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, लोक और आलोक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। क्या पूछा है 67 नंबर क्वेश्चन में? इसमें पूछा है कि किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में
सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, किसने कहा था? कमिल बुल्के ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, विलियम जोन्स ने, विलियम कैरी ने। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्या पूछा है 68 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा कोई शब्द है, ना अर्थ है, ना न्याय है और ना कला जो काव्य को अंग बना सके? ये बात किसने कही थी? राजशेखर ने, भामा ने, दंडी ने, आनंद वर्धन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? भामा ने। किसने कही थी? भामा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुटेड़ा, आंगन के पार। कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा। आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा, विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता। चांद का मुंह टेढ़ा, विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता और आंगन के पार द्वार। तो सबसे पहले इसमें जो रचना आएगी वो कौन सी आएगी? तो वो आएगी कुकुरमुत्ता, क्योंकि कुकुरमुत्ता जो है 1942 की रचना है। फिर है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया का समय है 1957। कितना है? 1957। फिर है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार इसका समय है 1961। फिर है चांद का मुंह टेढ़ा, इसका समय है 1964। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। कुकुरमुत्ता निराला की रचना है 1942 की। विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की है 1957 की। आंगन के पार द्वार आगे की रचना है 1961। चांद का मुंह टेढ़ा गजानंद माधव मुक्तिबोध की है 1964। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्या पूछा है 70 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन जो हैं सही हैं? ब्रजयान में आकर महासुख का प्रवर्तन हुआ। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल के जो कथन हैं वो हैं ब्रजयान में आकर महासुख बाद का प्रवर्तन हुआ। उसके बाद सी सही है कि सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्या सही हो जाएगा? ए और सी। ए और सी हमारे किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 में क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? धर्म परक में, राजनीतिक में, कला परक में, अर्थ परक में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा धर्म परक और कला परक। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी। ए और सी हमारे ये ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 72।
72 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है। तो सबसे पहले जो कवि आएंगे वो कौन आएंगे? सरहपा। सरहपा हमारे किस किस ऑप्शन में है? तो 2 ऑप्शन में है, ए और डी। तो बी और सी हमारे कट जाएंगे। एग्जाम में सबसे अच्छा पॉइंट व्यू यही होता है कि क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, क्योंकि अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना, गलत बोल दिए, क्योंकि अगर हमें पता है, एक भी पॉइंट पता होता है तो हम ऑप्शन हटा सकते हैं, उसके बाद आसान हो जाता है। 2 ऑप्शन जो हैं, 2 में तो फंस ही जाते हैं, फिर उसके बाद हमें अपना दिमाग डीपली ही लगाना पड़ता है कि क्या ही है क्या नहीं है। तो सरहपा का जो समय है, मान लेते हैं सरहपा का जो समय है वो क्या है? 7वीं से 8वीं शताब्दी तक। फिर आते हैं लुइपा, तो इसमें लुइपा है नहीं, ए भी कट गया। तो लुइपा का जो समय है वो क्या है? 8वीं शताब्दी। उसके बाद है पुष्पदंत, तो पुष्पदंत क्या समय है? 10वीं शताब्दी। फिर है अहदमाड जो है, इनका समय है 14वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा? ये रही हमारे क्वेश्चन की व्याख्या। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बार बार रिपीट करने पर ही याद होते हैं, जैसे सरहपा 7 से 8वीं सदी, लुइपा 8वीं सदी, पुष्पदंत 10वीं सदी, अहमद 14वीं सदी। बार बार रिपीट करने से याद नहीं होता है, याद नहीं रहता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये होता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हमको लगता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये सही होगा, तो इस तरह से ये रहता है। वैसे इतना साहित्य है, इतना बड़ा सिलेबस होता है, तो कैसे ही सारी चीज़ें याद रहती हैं? ऐसे ही सारी चीज़ कुछ ट्रिक से, कुछ कोई पॉइंट पकड़ के तभी हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकश्वरवादी। कबीर से संबंधित यहाँ विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, राहुल शंकरत्यायन का, माता प्रसाद गुप्त का। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 73 है। क्या पूछा है 73 नंबर क्वेश्चन में? 74 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 348। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। और अनुच्छेद से संबंधित ये क्लास ये बनी हुई है, उसमें सारे अनुच्छेद मैंने पढ़ाए हुए हैं, जाकर देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 75 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित ग्रंथों का सही काल अनुक्रम जो है वो क्या है? सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा हमारा पोएटिक्स। पोएटिक्स जो है ये किसकी रचना है? ये जो है अरस्तु की है। तो लिटरेरिया बायोग्राफिया ये कॉलरिज की है। एथिस्ट क्रोचे की है। द सेक्रेट वुड टी.एस. इलियट की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है। क्या पूछा है 73 नंबर क्वेश्चन में? अरे यार 76 नंबर है, सॉरी। इस प्रश्न में कथन दिए गए हैं, इनमें से ये की स्थापना है, दूसरा तर्क है।
तो स्थापना है आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। तर्क है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशय, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। जो अभी मैंने वर्ड बोल दिया है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्लास में इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने चाहिए, उससे गलती हुई है, तो उसके लिए सॉरी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? मैं कहता है अखियन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है, क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकी ज्ञान एक ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकी ज्ञान से हीन है। अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 78 नंबर। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र के बीच हुआ है? पहली तो बात ये है, ये पंक्तियां हैं किसकी, किस रचना से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां हैं आषाढ़ का एक दिन से। तो किसके बीच हैं? कालिदास मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वागत, मल्लिका का अंबिका के प्रति, मल्लिका का कालिदास के प्रति। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मल्लिका का अंबिका के प्रति। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 79 नंबर क्वेश्चन में? कि निम्नलिखित मिथकी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मिथकी कविताएं हैं और कवि हैं, जैसे पृथ्वी गाथा, जय भारत, आत्मजयी, संशय की एक रात। तो पृथ्वी गाथा जो है वो किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। जय भारत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण की। और संशय की एक रात नरेश मेहता की। तो पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में है हमारे? पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा ये है हमारे ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वमुख नामक अग्र बालबनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? देवरानी जेठानी की कहानी, बामा शिक्षक, भाग्यवती, निश्चय हिंदू। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 81 है। क्या पूछा है 81 नंबर क्वेश्चन में? कि निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? परिशिष्ट, चक्रव्यूह, बेदिन, सफर के साथी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा परिशिष्ट और चक्रव्यूह। तो ये और बी हमारा सही हो जाएगा। ए और बी किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। क्या पूछा है 82 नंबर क्वेश्चन में? कि नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? मनोविश्लेषणवाद से, उत्तर आधुनिकतावाद से, मार्क्सवाद से, अस्तित्ववाद से। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अस्तित्ववाद से। किससे है? अस्तित्ववाद से। तो इसका राइट आंसर हो गया डी।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। क्या पूछा है कि तलाकशुदा माता पिता की संतान को मानसिकता पर आधारित उपन्यास है कौन सा? महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बंटी। आपका बंटी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की। महाभोज मन्नू भंडारी का, शेखर एक जीवनी आज्ञे का, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। क्या पूछा है 84 नंबर क्वेश्चन में? इसमें पूछा है कि एक स्थापना है, दूसरा तर्क है। स्थापना क्या है कि काव्य का सर्वस्व अलंकार है। तर्क है क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो इसका राइट क्या हो आंसर क्या होगा? क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि अलंकारों से ही कविता लिखी जाती है और का बाहर का सौंदर्य अंदर का सौंदर्य सिर्फ अलंकार से रहता है, ऐसा नहीं है। तो इसका तर्क जो है वो गलत है, स्थापना सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अरे दोनों ही गलत हैं, सॉरी। काव्य का सर्वस्व अलंकार है, तो सर्वस्व जो दिया गया है वही गलत है कि सर्वस्व अलंकार नहीं है, तो दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 85 है। क्या पूछा है 85 नंबर क्वेश्चन में? 85 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? विभावना, व्यक्तिरेक, उत्प्रेक्षा, असंगति। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा व्यक्तिरेक और उत्प्रेक्षा। कौन से अलंकार सदृश्य मूलक हैं? व्यक्तिरेक और उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। बी और सी हमारा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 86 है। क्या पूछा है 86 नंबर क्वेश्चन में कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र नहीं, श्रीवास्तव हैं, बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 87 है। क्या पूछा है 87 नंबर क्वेश्चन में? क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से डायरी साहित्य हैं, कौन सी हैं? प्रवास की डायरी एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, ऋण जल धन। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो गलत है, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है। प्रवास की डायरी एक साहित्यिक की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश, ये तीनों हैं जो साहित्यिक की डायरी हैं। और ऋण जल धन जो है ये किसका है? ये जो है रिपो ताजपेदा है, फणीश्वर नाथ रेणु का। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। चलो पहले दो ऑप्शन देख लेते हैं उसके बाद। कि अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। मिथकीय कविताएं और कवि, जैसे बद मेरे लिए नहीं रही, नीति वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। तो ये बात जो है वो कहने वाले कौन हैं?
वो कहने वाले हैं अश्वत्थामा। किसने कही है? अश्वत्थामा, जो हमारे हैं 4 नंबर पे हैं, दिख नहीं रहा। अगला है कि आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ भी सारी अनिवार्यता भविष्य की। तो ये जो है वृद्ध याचक का है, ये देखो है अश्वत्थामा। फिर उसके बाद है अंतिम परिणीत में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो या अथवा असत्य का। तो ये जो है युद्धसु का है। उसके बाद है गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। तो ये है धृतराष्ट्र का। तो पहले का चौथा जो है हमारे किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा सी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला को ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। जैसे बद मेरे लिए नहीं रही नीति वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथ, अश्वत्थामा का संवाद है। फिर उसके बाद है आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, वृद्ध याचक का है। उसके बाद है अंतिम परिणीत में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, युद्धसु का कथन है। उसके बाद है गूंगों के सिवा आज कौन मेरी जय बोलेगा, धृतराष्ट्र का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? है 89 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक, धार्मिक। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा व्याकरण संबंधी। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? हेमचंद्र की रचनाएं भी देख लेते हैं। काव्यानुशासन और शब्दानुशासन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आज के सत्र का लास्ट क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन है कि उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? शक्तिशाली और दुर्दर्श पुरुष की सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवीय है। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। पुरूरवा के अनुसार मृत्य मानव को देवता कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? इसमें है कि ए और सी कि शक्तिशाली और दुर्दर्श पुरुष की सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है यह देह जो है भाव भ्रमित है। तो ए और सी हमारा किस ऑप्शन में है? ये है हमारा डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद इस शस्त्र को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद हमारा शुरू होता है पैसेज कराना नहीं है। अब आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।